चलिए सर, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मज़े में हैं? कल सवाल मैंने होमवर्क दिया था डिस्क्लोजर वाला, कर लिया? किसने कल डिस्क्लोजर वाला सवाल होमवर्क वाला किया? जिंदगी में जो है ना, तुम लोग के पास काम क्या है, मुझे ये बताओ। ये नहीं बता सकते? चले सर, क्विकली आते हैं, रिवाइज करते हैं। IFRS 8 आज मैंने कहा ना, मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में शायद खाली स्टेट टैक्स रीडिंग रह जाएगी, है ना? तो हमारी जो है फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते से नया टॉपिक शुरू होगा। आया क्योंकि सर मैंने कहा ना, एग्जामिनर को ये टॉपिक पसंद है, लेकिन इतना पसंद या वो मैक्स हुआ तो शायद अगली क्लास इस पर और लगेगी हमारी, अगले वेडनेसडे वाली जो होगी। कल क्लास नहीं होगी, बट उसके बाद चले सर क्विकली आते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हुए IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। IFRS 8 हमें क्या बताता है कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है हमें सेल्स वगैरह डिफरेंट ब्रांड के देने। लिस्टेड कंपनीज अबाउट टू बी कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल, इंटरिम और एनुअल। फिर आगे बढ़े थे, आगे बढ़ते हुए और क्या पढ़ा था हमने? जल्दी बताएं क्या पढ़ा था आगे बढ़ते हुए और हमने? कि ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या बातें होती हैं, जल्दी बताएं। एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड, रिव्यूड बाय CODM। ये तीनों बातें हैं, तो हमने कहा कि और अगर ये तीनों में से एक भी नहीं है तो ऑपरेटिंग सेगमेंट राउंड 1 से ही बाहर। यूनिलीवर ने कहा 22, PNG कह रहा है हमारे 16 ब्रांड है, क्या करें? सबका अलग अलग बताएं, बोला नहीं। एग्रीगेशन 5 बातों में एक जैसे हैं तो क्या कर दोगे? अब 5 बातें कौन सी हैं? नेचर ऑफ प्रोडक्शन सर्विस, प्रोडक्शन प्रोसेस की नेचर सेम हो, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अब इसका एक जुगाड़ बता रहा हूँ, पेपर में एग्जामिनर अगर ये वर्ड लिख लेना कि सेगमेंट्स हैव सिमिलर इकोनॉमिक, लिखो अपने पास। In exam, if examiner writes that segments have similar economic characteristics, in exam if examiner writes that segments have similar economic characteristics, then it is the indication of aggregation. Then it is the indication of aggregation. सही है सर। तो अगर आपको ये लिख देना कि सेगमेंट्स के क्या हैं? सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका मतलब है कि ये किस तरफ जाना चाह रहा है? एग्रीगेशन की तरफ। यस, सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आगे बढ़े थे सर, हमने और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भैया एग्रीगेट कर दिया, यूनिलीवर ने कहा 3, बोला आप डिस्क्लोज करने, बोला नहीं। रिपोर्टेबल में 3 बातें। पहली बात, एसेट्स टोटल एसेट्स का 10% होने चाहिए। दूसरी बात, रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल टोटल रेवेन्यू का कितने % होना चाहिए? 10% या उससे ज़्यादा। तीसरी बात, प्रॉफिट एंड, हमने कहा कि जो सर हमें जिन सेगमेंट्स में प्रॉफिट कम है उनका प्रॉफिट उठाना, जिन्होंने लॉस उनका लॉस, और दोनों का हायर लेना है। ऐसा ही है सर। फिर आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? 75% रूल, 75% रूल या 75% हमने क्राइटेरिया पढ़ा था। ऐसा ही है सर। फिर और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने डिस्क्लोजर पढ़ा था। पहला डिस्क्लोजर क्या बनता है? दूसरा डिस्क्लोजर रिकंसिलिएशन। चलिए सर, अब आज ज़रा एक अच्छा और टफ सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना? आ जाए
तैयार है यहाँ तक? पक्की बात है? हाँ जी, आ जाए आ जाए आ जाए। ओहो, इसमें मुझे शायद बुक फिर से डाउनलोड करेगी, इन्होंने लैपटॉप चेंज किया है। उन्नीस, तो 3-4 अटेम्प्ट में, अब तो शायद इसने बल्कि 4-5 अटेम्प्ट में एक दफ़ा पूछना शुरू कर दिया। इसकी ज़्यादातर जो है इसको पूछा कहाँ जाता है? कंसोलिडेशन के साथ नहीं है, MCQs में। लेकिन ये सिर्फ एक टॉपिक के साथ जोड़ी बना सकता है, किसके साथ? फाइनल अकाउंट्स। अगर कंपनी की सब्सिडरी को सेल करें तो वो तो मतलब एक अलग एंटिटी है ना, तो सेल डिस्क्लोज हुई मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो इंटरनल सेल है। वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र प्राइसिंग अप्लाई होती है यूजुअली, PNL में आती है। PNL में आएगी वो। तुम लोग के पास एक सवाल आ रहा होगा, चलें मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। चलो, ने कहा ना एग्जामिनर माशरे का ये इतना फेवरेट टॉपिक अब नहीं रहा। शुरू में आया तो उसको 2-3 दफ़ा, बड़े ज़्यादा दफ़ा पूछा उसने, फिर उसने कहा बेटा टाटा आए सर आए। तुम लोगों के पास आखिरी पेज कौन सा है? पेज नंबर 18 पे आ जाएं। एक सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्विज। हाँ, ओहो हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? शायद मेरे बैग में हो, बाकी लोग आए। सर एक सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। ये सवाल अभी हम करने लगे हैं, लेकिन इसको पहले आप लोग जो है, बस तुम दोनों के पास नहीं है। इसमें बस कुछ पास पेपर्स मिसिंग होंगे, बाकी चलेगी। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 15। हसान खानानी लिमिटेड, a large business group owns several business following are relevant details for the year ended 31 दिसंबर 2019 in million। आ जाए। पर्सनल केयर सोप, लक्स, बख्श, कक। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एसेट्स और लाइबिलिटीज। पर्सनल केयर शैम्पू, सनसिल्क, मूनसिल्क, फनसिल्क। ऑटोमोबाइल इंजन, स्मॉल शीट मेटल पार्ट्स। HK फूड्स, स्क्रैप सेल्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन, Lux uses expensive raw material than other two soaps and Baksh production process is short as compared to Lux and Kak. Sunsilk is for women, Moonsilk is for, and Funsilk is for kids. Engines are sold to Suzuki, Honda and Indus, whereas small sheet metal parts are sold to
open market. Food is new business and is figured out of only. Scrap sales is of all businesses combined but sold as a scrap. Operating expenses, asset and liabilities from different departments amounts to 50, 700 and which are not allocated to any segment. Disclosure in the books of Hasan Khanani as per IFRS 8. चलिए देखें, अब तक एग्जामिनर ने ना एग्रीगेशन क्राइटेरिया को टेस्ट नहीं किया हुआ है अब तक। तो अब इस सवाल में कोशिश की गई है मुझे बताएं इनमें से कौन कौन से सेगमेंट्स को हम एग्रीगेट कर सकते हैं। पर्सनल केयर और शैम्पू को कर सकते हैं। कितने लोग कह रहे हैं कर सकते हैं? तो वो जो कह रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है, कितने लोग कह रहे हैं कर सकते हैं पर्सनल केयर को, दोनों को मिला करके? ठीक है सर कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में आते हैं, इंजन और स्मॉल शीट मेटल पार्ट्स कर सकते हैं। क्यों? हाँ मेरे कस्टमर अलग अलग है, एक कंपनियों को बेच रहे हो और एक तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अलग है और कस्टमर का भी आपका अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग कहलाएंगे। HK फूड्स इसको देखेंगे है ना, मतलब उसमें नुकसान है। स्क्रैप सेल्स क्या ये सेगमेंट है? ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा? सेल है। कितने लोग कह रहे हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है? क्यों? ऑपरेटिंग सेगमेंट है कि नहीं है? तीन बात होते हैं, एबिलिटी टू अर्न एंड अर्न कर रहा है, ये सेल्स कर रहा है, खर्चा भी कर रहा है, देखो है आ रहा है, खर्चा आ रहा है। दूसरा क्या था? CODM रिव्यू, कुछ नहीं बता रहा, अज्यूम करोगे रिव्यू करता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है ही उसकी, ऑपरेटिंग सेगमेंट तो है। सही है, तो अब आपने ये कर लिया, इसके हमें डिस्क्लोजर बनाने हैं, लेकिन डिस्क्लोजर बनाने से पहले तो अभी हमने क्या देखा सर? पर्सनल केयर एक को कर देंगे आप, ऑटोमोबाइल दो अलग अलग, HK फूड्स। तो देखा जाए तो इनके पास आप अभी 5 सेगमेंट आ गए, ऑपरेटिंग सेगमेंट है ना। पर्सनल केयर एक, इंजन, शीट मेटल पार्ट्स, HK फूड्स, स्क्रैप सेल्स। अब आपको इन 5 में से क्या देखना है? सबसे पहले रिपोर्टेबल कौन कौन से हैं, सही है। फिर इसके बाद शुरू हो जाए, रिपोर्टेबल तो निकालें, फिर इसका डिस्क्लोजर बनाएंगे। कौन कौन से रिपोर्टेबल हैं? इंजन है रिपोर्टेबल, उसको तो रेवेन्यू इतना ज़्यादा है नहीं। चलिए जी, मुझे ना एसेट्स टोटल कितने के हैं? 12,500 का 10% कितना हुआ? रेवेन्यू 7650 का 10% 700। प्रॉफिट एंड लॉस में सर एक में ही लॉस है आई थिंक, नहीं? तो बाकी उसको हटाएं तो 300 का प्रॉफिट बना है ना। 5 का लॉस अगर हटा दें HK फूड्स का तो प्रॉफिट कितने का बना? नहीं सॉरी 300 का नहीं, 2700 का अगर उसका प्रॉफिट बना तो 2700 का 10%। तो मेरा बच्चा कितना हुआ? 270। अब आ जाएं सर, इसके हिसाब से हम देखते हैं सेगमेंट कौन कौन से आ गए। पर्सनल केयर, इंजन, शीट मेटल पार्ट्स SMP,
फूड्स और स्क्रैप। चले जी, रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी, तो मुझे बताएं बेटा, पहला वाला पीसी हो रहा है एसिड की बेस पे, यस सर। और हमने कहा इंजन एसिड की बेस पे भी हो रहा है, यस सर। शीट मेटल पार्ट्स, नहीं सर, शीट मेटल पार्ट्स के एसिड्स कितने के हैं? 500। उसके बाद हमने कहा एच के फूड्स, नहीं। स्क्रैप, आए सर आए। फिर अगली चीज क्या है हमारे पास? रेवेन्यू की बेस पे पीसी, इंजन, शीट मेटल पार्ट्स, फूड्स भी, स्क्रैप नहीं। पीएनएल की बेसिस पर और हमने कहा तीसरी अटेम्प्ट में ये बच्चा पास हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सर 75% रूल लगाया, हो रहा है कंप्लाई। सर टोटल सेल्स इसकी तो सारी की सारी सेल्स कौन सी? एक्सटर्नल रेवेन्यू, कुछ नहीं बताया इंटरनल का। तो सारी सेल्स क्या है? एक्सटर्नल। तो आए ना सर 75% रूल, 75% रूल के हिसाब से। सर मुझे बताएं कितनी है पीसी की टोटल सेल्स? कर लो टोटल, है ना, तुम लोगों को फायदा हो जाएगा। 800, 1150 और 1700 इंजन की। स्क्रैप सेल्स 300, टोटल सेल्स कितनी है? तो कितना हुआ भैया? तो हम क्या बोलेंगे? 75% रूल इज कंप्लाइड विद, है ना। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से हैं? पर्सनल केयर, इंजन, स्क्रैप। आप सर आएंगे इसके डिस्क्लोजर पे? यस, स्क्रैप सेल्स का। इन योर माइंड यू आर नॉट कंसिडरिंग स्क्रैप सेल्स ए सेगमेंट। बड़े सर, हाय डिस्क्लोजर। पता है आलियान, आर यू हैप्पी फ्रॉम लाइफ? 2 दिन से आ रही हैं तो वो लग रहा है किसी गम में। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, हाँ जी। सेगमेंट हमने कहा नाम कौन कौन से हैं रिपोर्टेबल के? पीसी, इंजन, स्क्रैप और अदर्स देन टोटल। सर क्या इनका कोई एक्सटर्नल रेवेन्यू इंटरनल रेवेन्यू है? एक्सटर्नल रेवेन्यू, बस यही, इसका कोई इंटरनल टोटल वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने कहा है ही नहीं तो आप चाहें तो उसको रेवेन्यू भी कह सकते हैं, सही है।
अब हमने कहा था इसके बाद और क्या चीज आती है, अदर मटेरियल इन्फो, इसको रेवेन्यू ही कर देते हैं। अब बताएं जी, अदर इन्फो के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, यस सर, हो सकता है कोई चीज गिवन ना हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेगमेंट प्रॉफिट। फिर सेगमेंट एसेट्स, और सेगमेंट जी, फिर मैं इसमें ये भी डिस्कस करूंगा अगर कुछ और दिया हुआ हो तो। चलिए सर, रेवेन्यू पर्सनल केयर का टोटल कितना था, 1750। हाँ जी, इंजन 5000, स्क्रैप 300, टोटल अदर्स का 600, टोटल कितना हो गया 276550। आंसर आप लोग बताते जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर्सनल केयर के टोटल करें 260। हाँ जी, इंजन 145, स्क्रैप, अदर्स टोटल 430, सेगमेंट प्रॉफिट 1555, हाँ टोटल 26। सेगमेंट एसेट्स बताते जाओ, सेगमेंट एसेट्स 6700, 5000, आठ सौ 700, टोटल कितना हुआ 12,000। सेगमेंट लाइबिलिटीज 2000, सर ये हो गया पहला डिस्क्लोजर। इसका दूसरा डिस्क्लोजर आसान है या मुश्किल है? क्यों आसान क्यों है? हाँ सर, इसलिए आसान है इसका दूसरा डिस्क्लोजर क्योंकि सर इसमें एलिमिनेशन कोई नहीं है। सच इंट्रा ग्रुप वाला सेल है, इंटर सेगमेंट सेल्स कोई एलिमिनेशन नहीं है। उसका नाम क्या होता है? रिकंसिलिएशन बिटवीन segment information and financial statements। ऐसा ही है। चलें बढ़े आगे।
रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, नॉन रिपोर्टेबल, सर इधर वाला कॉलम आएगा एलिमिनेशन वाला, अदर एडजस्टमेंट्स एफएस। चलिए सर, रेवेन्यू कितना 7050 मानते हो? आगे बढ़ेंगे, अगली चीज इस पे तो आ जाओ, 600 ना टोटल, इसमें अदर एडजस्टमेंट 9, टोटल बताओ कितना हुआ? 7650। चलिए सर अगली चीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट है यहाँ पे? चलिए भैया रिपोर्टेबल का मुझे बताइए कितना है? 420। अदर एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, आए पढ़ते हैं। सर ये अदर एडजस्टमेंट में कह रहा है हमसे चिल्ला चिल्ला के, हाँ जी क्या कह रहा है अदर एडजस्टमेंट में? ये कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 50 जो करना, तो हमने कहा 50 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए सर यहाँ पे? ऐड, टोटल कितने के हुए? फिर आगे बढ़ेंगे सर, इसके बाद और चीज क्या है? हमने कहा प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया? 2515। नॉन रिपोर्टेबल ये माइनस करूंगा, यस सर कितना हुआ? 264। फिर और आगे एसेट्स हमारे पास कितने हैं रिपोर्टेबल के? डबल 11,700। नॉन रिपोर्टेबल उसके अलावा के एसेट्स 700, ते टोटल 13,200। और लाइबिलिटीज कितनी है? 4,300। नॉन रिपोर्टेबल की 400, अदर एडजस्टमेंट्स 900, 5, 6। आसान है क्या? हाँ जी, जो उसमें एडजस्ट होगी वही इसमें आ जाएगी। वो आया हुआ है, हसन आया हुआ है आज? क्लास किसने लगाई? छिप आया हुआ है? कल भी उसने छुट्टी की थी ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, कल उसके अम्मी अबू उमरे पे गए थे। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, यार वो प्रोजेक्टर चाहिए, नीचे आते। यप, मुझे लगता है कि स्ट्रेट एक्स में कोई एक सवाल ऐसा है जिसके लिए हमें स्ट्रेट एक्स पहले पढ़नी पड़ेगी।
डिस्कवरेबल डिस्क्लोज, तो अपने का एक स्टडी टैक्स पढ़ते हैं, फिर आएंगे वापस इस पे आएंगे, देखते हैं इंशाल्लाह। इसमें लिखा हुआ है कि जब 75% अप्लाई होगा तो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर। हाँ तो ये एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर बताऊंगा अभी। वैसे वो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर होता है कि आपने बताना है कि ये जो शख्स है ना, ये डिजर्विंग नहीं था, फिर भी हमने खिलाया। वाइल्ड कार्ड। सर फिर बार बार कह रहा हूँ, FAR2 इज़ ईजियर देन, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एंड में भी आपको पता चलेगा। सर वाकई में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ऐसा होता है कि चीज़ें जो है ना IAS बेस्ड, नया FAR1 का नया सिलेबस आ रहा है, उसमें सिंगल एंट्री की वापसी हो रही है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, लेकिन अभी आप लोगों का तो इंशाल्लाह पास है। PRC में नहीं था तुम लोगों का सिंगल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मिसिंग फिगर्स, वो प्रॉपर उसी तरीके का होता है, वो पहले होता था अलग अलग, EPS और रेशियोज दोनों। तो सर ये, लेकिन ये नई स्कीम मोस्ट प्रोबेबली, कल भी ICAP वालों से मेरी बात हुई तो अभी तो ICAP क्लियर नहीं है यार। 80% चांस अभी भी है सितंबर 25, अभी 1-2 महीने में, लेकिन 20% एक है। अब देखो मेरे हिसाब से नए बच्चों के लिए सितंबर 25 कंफर्म है, जो पुराने बच्चे हैं ना पाइपलाइन में, उनके लिए क्या किया जाए, या तो उनके लिए 25 हो गए, या तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बात चल रही है ICAP में कि यार उनको बोलते हैं भाई तुम मार्च 26 तक का टाइम, अगर तुमने पुरानी स्कीम के हिसाब से पेपर निकाल लिए तो निकाल लिए, नहीं तो नहीं में आ जाओ। चलें सर, IFRS 8 इसको भी बंद करते ना, स्टडी टेक्स्ट, IFRS 8 स्टडी टेक्स्ट। भैया ऑपरेटिंग, सबसे पहले उसने बात की है कि भैया यूज़फुल क्यों होता है, आप बताएं क्यों यूज़फुल है। शेयर होल्डर्स को पता चलता रहे कि कंपनी का कौन सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा, इस हिसाब से वो सवाल कर सके कि भाई ये बुरा परफॉर्म कर रहा है तो इसको चला क्यों रहे हो, है ना। बाज़ मर्तबा एक सेगमेंट बुरा परफॉर्म कर रहा है लेकिन मैनेजमेंट की ख्वाहिश होती है कि इसको चलाएं, तो फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या फ्यूचर में कुछ लग रहा है। या आजकल के दौर में फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी, तुम लोगों ने पता नहीं वो दौर देखा है नहीं देखा, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री आपकी क्या हो गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म। सही है सर, अब जो कुछ बुज़ुर्ग जिंदा हैं वो फिर पढ़ लेते हैं, उनको होता है, वरना आप देखें न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में सर क्या अब ख़त्म है। कंपनीज़ में भी पहले आता था डेली बिजनेस रिकॉर्डर, अब वहाँ पर भी क्या लिया उन्होंने, डिजिटल सब्सक्रिप्शन ले लिए कि भाई जिसको पढ़ना है वो यूँ पढ़े। क्यों ऐसा क्यों है सर? क्योंकि सर इंडस्ट्री ख़त्म हो गई ना टेक्नोलॉजी की वजह से। अब आपने कहा आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी, चलो मैं आपको एक और बात बता दूँ, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है आगे जा कर के ग्राफिक डिज़ाइनर ख़त्म होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट पता है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ChatGPT, उसके बाद 35% लोग फारिग कर दिए। बुक कीपिंग जो जर्नल एंट्रीज होती है ना नॉर्मल, AI क्या कर रही है इसको, मतलब अब ऐसा सीन आ रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक बिल सिस्टम में स्कैन करो, वो खुद एंट्री बनाएगा, पार्टी का नाम उठाएगा, ये सब करेगा। सर इसका मतलब क्या है कि नौकरियां ख़त्म होंगी। देखिए याद रखना, रिस्क का वादा किसका है। उस दिन में 65 ईयर्स ऑफ एज चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठा था, उन्होंने कहा बेटा 77 में ना जब कंप्यूटर आ रहा था ना तो भी ऐसी बातें थी, लेकिन अल्लाह कंप्यूटर के आने के बाद से हमारी अकाउंटेंट्स की जॉब बढ़ी है। AI तो याद रखें, रिस्क का वादा किसका है। दुनिया में टेक्नोलॉजी आई है तो जॉबें बढ़ रही हैं, ये बात
मुफ्ती तारिक मसूद ने एक बयान में कही थी, उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन ख़ानदानों में दादाओं ने, बाप ने कभी गाड़ियाँ नहीं देखी थी, लग्जरी नहीं देखी थी, औलाद वो लग्जरी देख रही है। सही है, बोला पहले के लोग जो हैं उनके मुकाबले में 70% जो उनकी ऑफ स्प्रिंग है वो फाइनेंशियली ज़्यादा बेटर है। सही है, वाकई में अगर आप देखें इकनॉमी में पहले इतनी गाड़ियाँ, आप में से कितने दादाओं और अब्बाओं के पास जब आप लोग बिल्कुल छोटे थे तो गाड़ी थी? सही है ना, आप लोगों के पास, आप में सबके पास इंशाल्लाह होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सर रिस्क अल्लाह देता है, और एक हदीस का ही मफहूम है ना कि माल के फितना जो है ना वो होगा, और दौलत की जो रेल पेल है वो होगी आखिरी के दौर में। तो ये टेंशन ना लें। आए सर, तो हमने कहा यूज़फुलनेस तो है ही IFRS 8 की, फिर हमने कहा स्कोप हम पढ़ चुके हैं, लिस्टेड कंपनीज है और सही है। अब देखो जाए, व्हेन अ पेरेंट कंपनी रिप्रेजेंट बोथ कंसोलिडेटेड एज वेल एज पेरेंट सेपरेट, सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इन दी कंसोलिडेटेड। फिर आगे बढ़े थे, व्हाट इज एन, हमने कहा ये हमको पार्ट है। फिर बोल रहा है नॉट एवरी पार्ट ऑफ एन एंटिटी इज नेसेसरली एन ऑपरेटिंग or part of an operating segment. For example, a corporate headquartered or some functional departments may not earn revenues or may earn that are only incidental to the activities of the entity and would not be operating segments. सही है। फिर कह रहा है the term CODM identifies a function, not necessarily a manager with specific. The function is to allocate resource and to assess the performance of the operating segments of the entity. Often the CODM of an entity is chief executive officer or operating officer, but for example it may be a group of executive directors or other. BOD usually होता है। फिर आगे आते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट को जो है क्या करना है, आइडेंटिफाई एग्जिस्टेंस ऑफ, बोला जो CODM होता है ये आपका है नहीं ये देखना। तो हमने कहा कि जिसको आप सब चीज़ें देख रहे होते हो, बट वही बात यहाँ पे भी कर रहा है कि फंक्शन है, नॉट नेसेसरीली स्पेसिफिक टाइटल। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स दिमाग में क्या आता है कि भाई आपने कहा एक बंदा डिफरेंट सेगमेंट्स को भी देख सकता है, एक सेगमेंट दो लोग भी देख सकते हैं। सही है ना, कह रहे फॉर एग्जाम्पल इन सम एंटिटीज सम मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस लाइंस वर्ल्ड वाइड। ऐसा होता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो होते USA में हैं, ओरेकल में, वो देखते हैं पूरा मिड ईस्ट रीजन। मिड ईस्ट में आपका सऊदीया भी आता है, UAE भी आता है, कतर वगैरह भी आता है। सही है ना, वही कह रहा है कि वेयर एज अदर मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज। कोई पाकिस्तान खाली देख रहा है, it is likely that the CODM regularly reviews the operating results of both sets of components and information is available for both. In that situation, the entity shall determine whether sets of components constitutes the operating segment by reference to the core principle that is to enable user of financial services। इसका मैं आपको आसान बोला, कभी कभी ये होता है कि आपको ये इस उसमें देखना है कि CODM अगर एक बंदा है वो पूरा मिड ईस्ट को देख रहा है, तो मिड ईस्ट को पूरा आप एक सेगमेंट लेंगे, या मिड ईस्ट के अंदर जो अलग अलग एंटिटीज़ हैं उनको अलग अलग सेगमेंट के तौर पे देखेंगे। एग्रीगेशन की बात करते हैं। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, अब जो कह भी रहा था सेगमेंट्स हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जुगाड़ है अगर उसको एग्रीगेट करवाना होगा तो। फिर आते हैं एग्जाम्पल, for enterprises that are engaged in different businesses with different risks and opportunities, the usefulness of financial information concerning these enterprises is greatly enhanced if it is supplemented by information on individual segments. Explain why the information content of FS is improved by the inclusion of segmental data on individual business segments. Discuss how IFRS, तो सर यूज़फुलनेस तो आपको पता ही, अब आप लिख लेंगे कि इन्फॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है, परफॉर्मेंस एनालाइज करने में हेल्प होती है। फिर कह रहा है एनालाइज कैसे करना है, ये बताओ बगैर पढ़े। अभी हमने जो स्टेप किया है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट पहले एनालाइज करोगे, एग्रीगेट होते होंगे तो एग्रीगेट करोगे, और उसके बाद क्या देखोगे, तो ये एनालाइज का मतलब है। ठीक है, फिर उसके डिस्क्लोजर के ऊपर भी बात कर लोगे।
रिपोर्टेबल सेगमेंट्स पे आ गया ये। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आएगी, 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड बता दिया, सही है, इसमें बातें कर ली, यहाँ तक तो हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है। अब सर अगली चीज़ क्या है, यूजफुलनेस क्राइटेरिया। अब इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ द 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मे बी कंसिडर्ड if management believes that information about this segment would be useful to the users of the एग्जाम्पल देता हूँ, चैट जीपीटी ओपन एआई ने अभी बनाया नहीं था, सपोज उसके अलग प्रोडक्ट्स थे, पर उसको पता था चैट जीपीटी क्राइटेरिया भी मीट नहीं कर रहा, फ्यूचर के हिसाब से एक हम बना रहे हैं, पर उन्होंने कहा यार शेयर होल्डर को इसका बताना, तो उन्होंने चैट जीपीटी को इंक्लूड कर दिया। तो बोला एक तो क्राइटेरिया है, फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री है। लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहती है कि किसी और सेगमेंट को उनको लगता है कि वो यूजफुल है, तो उसको क्या करो, डिस्क्लोज कर दो। मतलब मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दिया। अभी हम पढ़ेंगे डिस्क्लोजर में भी बहुत सारी चीज़ें किस पे छोड़ रहा है, तो तुम्हारा दिल चाहे तो भाई करो, सही है, तुमसे कौन पूछने वाला है। आ जाए, combining information, an entity may combine information about operating segment that do not meet the quantitative threshold individually to produce a reportable segment only if the, वही बात कह रहा है कि अगर इंडिविजुअली नहीं करते तुम देखो मिला करके क्राइटेरिया मीट तो कर दो। फिर कह रहा है कंटिन्यूइंग about if management judges that are reportable segments in the immediately preceding period is of continuing significance, information about the segment shall continue to be reported separately in current period even if it is no longer meets। क्या मतलब है इसका, मतलब पिछले साल अगर वो रिपोर्टेबल था, इस दफ़ा नहीं है, मैनेजमेंट को बोला तुम चाहते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, भले इस दफ़ा नहीं है, फिर भी क्या करो, डिस्क्लोज करो, है ना। कैप्टन, एक बंदा कैप्टन था, परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, लेकिन जो है बोला यार इसकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही, इसको ड्रॉप हो जाना चाहिए, कैप्टनसी से भी हटा दिया, पर बोला नहीं यार इसका टीम में एक रूप तो है, तो फिर भी इसको अगला मैच खिला लो, है ना। बाज़ मर्तबा आपने कहा एक बंदा क्राइटेरिया नहीं मीट करता, लेकिन उसका रोब होता है, उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंस होती है, तो उसको देखो ये बता रहे एक्सेप्शन होती हैं ज़िंदगी में। फिर इसने 75% थ्रेशोल्ड लिमिट की, है ना। अब ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल, there may be a practical limit to the number of reportable segment that an entity separately disclose beyond which segment information may become a, although no precise limit has been determined as the number of segments that are reportable increases above 10, entity should consider whether a practical limit has been reached। क्या मतलब है इसका, अब सैमसंग है, सैमसंग 80+ बिजनेसेस करता है दुनिया भर में, वो आर्मी के लिए भी, हमारी नहीं, कोरियन आर्मी के लिए ट्रक्स बनाता है, सही है, मैंने कहा ना, वो बुर्ज खलीफा बना रहा है, वो मोबाइल अलग बना रहा है, वो घर में यूज़ होने वाले अप्लायंसेज, सही है, वो 80+। अब बोला यार सबको बताने लगोगे तो पागल तुम तो, और वो कह रहा है हमारे एग्रीगेट भी नहीं हो रहे, बोला अब क्या करें, तो बोला ऐसा नहीं कि भाई तू यही भरता रहे, एक लिमिट कर, 10 पे लाके क्या कर दे, सोच कि भाई इससे ज़्यादा ज़रूरत भी है कि नहीं है, तो बोला ऐसा नहीं तो डिस्क्लोज ही किए जा रहा है। तो आए सर, अब वही बात फॉलोइंग इन्फ्लुएंस, हमने ये सवाल कर चुके हैं हम, वो याद है शुरू में बच्चों जैसे सवाल आ जाए सर, ये सारे वुड वेस्ट वनीर है ना। अब तो इनको क्या पता, तुम लोग सब पहले कर चुके हो। कंपैरेटिव segment data for a prior period presented for a comparative purpose shall be restated to reflect the newly reportable segment as a segment even if the segment did not satisfy the criteria for reportability in the prior period unless the necessary information is और द सर क्या इस बात का मतलब समझाओ। देखो आप समझना सीख जाओ, तुम लोग बड़े हो रहे हो, और ये सब चीज़ें जो है ना पेपर में स्टडी टेक्स्ट में होती हैं, बच्चे को पता भी नहीं होती, पूछ सकता है वो। उसने कहा अगर एक सेगमेंट इस दफ़ा रिपोर्टेबल बन गया, पिछले सालों में नहीं था, तो उसको पिछले सालों में भी कंपैरेटिव की उसकी इंफॉर्मेशन अलग से दो, सही है, मतलब जाकर निकालो पिछले सालों में इसका रेवेन्यू क्या था, ये क्या था। और बोला अगर ऐसा करना
पॉसिबल नहीं है तो छोड़ सकते हो, वरना आपको दिखानी है, ठीक है। फिर हाँ, इस साल नहीं, पिछले साल का जो डेटा हम शो करते हैं 16 वगैरह में, बोला उसमें कंपैरेटिव चाहिए। बोला प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल नहीं होता, हमारे कोर्स में प्रैक्टिकली नहीं है इस तरह की क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सर ये कितने टेस्टिंग लेवल क्या है इसका, 8, इसलिए उसने कहा भैया, वो उसने आज तक डिस्क्लोजर नहीं बनवाया तुम लोगों से, क्योंकि उसको पता है सवाल क्या हो जाएगा। ऑल अदर सेगमेंट, बोला बाकी जो क्राइटेरिया नहीं बिकते उनको तुम क्या करोगे, ऑल अदर में डाल दोगे। अब आते हैं डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है। जर्नल इंफॉर्मेशन क्या देनी है, एंटिटी शेल्ड फैक्टर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज रिपोर्टेबल सेगमेंट। कौन से फैक्टर्स है, छुट्टी, ये टाइम दाखिल हुआ है जोहर का। कौन से फैक्टर्स, तुमने कहा एक तो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, लेकिन वही बात तुम्हें लग रहा है कोई शायद में यूजफुल है, तुम वो भी बताओ कि मैंने उसको यूजफुलनेस की बेसिस पे किया है, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा है फैक्टर यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, 75% रूल, यूजफुल लग रहा है। फिर कह रहा है द जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग, साबुन और शैम्पू को क्यों मिला रहे हो, बताना। आपने कहा जिस्म पे यूज होते हैं इंसानों के। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्या क्या, सेगमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ an entity shall disclose the following for each period for which a statement of comprehensive income is बोल रहा है reportable segment profit or loss including specified revenues and expenses included in reported segment profit or loss। बोला profit and loss बताना है, expenses, segments if such amounts are regularly reported to, क्या मतलब है, अगर CODM को जो बताते हो वो बताना है। द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे मेजर करते हो, कॉस्ट पे, रिवैल्यूएशन पे, सही है, ये सारी बातें बतानी है। जैसे रिकैंसिलेशन बनाना है, सेगमेंट, रिपोर्टेड सेगमेंट P&L, सेगमेंट एसेट्स, लायबिलिटीज और अदर मटेरियल सेगमेंट। ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम शैल बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड, सही है। Example, two adjustments arising from use of two different sets of, क्या मतलब है इसका, two adjustments arising from use of two different sets of accounting policies। तुक्का लगाओ। Two adjustments arising from use of two different sets of accounting। अगर कुछ ऐसा करते हो कि तुम्हारे दो सेगमेंट्स हैं, एक के तुमने एसेट्स रखे हुए हैं रिवैल्यूएशन पे, एक के रखे हुए हैं कॉस्ट पे, तो आपको बताना है ये। फिर आते हैं रिकंसिलेशन ऑफ SFP अमाउंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच डेट फॉर विच SFP इज, SFP बोले तो एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वही बात। An entity shall also disclose the following about each segment if the specified amounts are included in the measure of segment profit or loss reviewed by or otherwise regularly provided to the, even if not included in the measure। बोला अगर तुम CODM को मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, देखो एक बात सुनो, एक होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये क्या होती है, जो अकाउंट्स पब्लिश होते हैं, एक होती है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, सही है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, मैनेजमेंट कहती है कि यार अकाउंट्स तो तुम इस हिसाब से बना रहे हो, हमें अलग। अब अकाउंट्स में सेल्स एक ही आ रही है, आप IFRS 8 अप्लाई नहीं करें, आप प्राइवेट कंपनी हो, मैनेजमेंट कहती है हमें अलग अलग चाहिए, तो ये होती है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। बोला अगर मैनेजमेंट को जो चीज़ें बताते हो वो शेयर होल्डर को भी बताओ। उससे आगे, जैसे पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान में हम बहुत सारी कंपनीज, सही, जो कि हम ऑडिट करते हैं, उनकी एक होती है ऑफिशियल सेल और एक होती है अनऑफिशियल सेल्स। ऑफिशियल सेल्स जिसके पैसे गिरते हैं बैंक में, अनऑफिशियल सेल्स जिसके पैसे कैश में आ जाते हैं, शो नहीं करते,
कंपनीज बोलती है भाई शो कॉस्ट पूरी शो करते हैं ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए, कॉस्ट पूरी शो हो रही है, सेल्स खाली, एक्चुअल आपने 80,000 रुपये की चीज़ें बेची हैं 2 लाख की, लेकिन लाख रुपए आपको कैश में मिले उसको आपने सेल्स बताया ही नहीं। बैंक में मिले लाख रुपए तो आपने कहा लाख रुपए की चीज़ें जो मैंने बेची उनकी कॉस्ट कितनी थी 80,000, तो 20,000 क्या हो गया प्रॉफिट। हाँ तो प्रॉफिट टैक्स कम देना पड़ेगा ना, एक्चुअल प्रॉफिट तो 1/20 का ही है और लाख रुपए आपने क्या कर लिए। और पाकिस्तान की इकनॉमी ऐसे ही चलती है, प्रॉपर्टी किसी ने अगर ली हो, घर वर अभी रिसेंट चेंज किया हो तो एक उसकी ऑफिशियल वैल्यू होती है और एक अनऑफिशियल वैल्यू होती है। एक अमाउंट वो कहता है कैश में दो और एक अमाउंट वो कहता है बैंक के थ्रू दो। तो ये क्या होता है, तो ये ऐसा कैश कहाँ काम आता है, सही है। आ जाए revenues from external customers, revenues from transaction with operating segments of the same entity, interest revenue, interest expense, depreciation, ये सब आपको बताना है अगर आप CODM को अलग अलग बताते हो। हमारे लिए अगर सवाल में ये डेटा गिवन हुआ तो हम बताएंगे, वरना सही है। फिर कह रहा है एंटिटीज इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स, अभी हमने पढ़ा नहीं बट तुम्हारे लेवल पे पूछेगा भी नहीं। फिर कह रहा है अगर आपने एसोसिएट्स के प्रॉफिट कमाया वो भी बताएं। इनकम टैक्स एक्सपेंस, मटेरियल, नॉन कैश आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, है ना। एंड शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग अबाउट ईच सेगमेंट इफ are included in the measure of segment reviewed by the CODM or otherwise regularly provided, even if not included in the amount of investment in associate and joint venture or the additional amounts of additions to non-current asset। अब ये सब चीज़ें पढ़ने की हैं आखिरी दिन, सही है। डिस्क्लोजर लिख लो अपने पास, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना, ये थ्योरी में या MCQ में आ सकते हैं, बनाने के लिए नहीं देगा। पेज नंबर बता रहा हूँ मैं आलियान, पेज नंबर 424 एडिशनल इंफॉर्मेशन में 4.1.4, ये सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने की है। इसी तरीके से 4.22 है एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, ये भी पढ़ने के हैं। क्या कह रहा है 424 और 425, दीज डिस्क्लोजर्स apply to all entities subject to IFRS 8 including those entities that have a single reportable segment। बोला ये सबको बताने हैं जिनके पास एक ही सेगमेंट है वो भी। रेवेन्यू फॉर एक्सटर्नल फ्रॉम कस्टमर फॉर ईच प्रोडक्ट सर्विस और ग्रुप ऑफ सर्विस, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स एट्रीब्यूटेड टू द एंटिटीज कंट्री ऑफ एंड एट्रीब्यूटेड टू ऑल फॉरेन कंट्रीज फ्रॉम विच द एंटिटी डिराइव्स, revenue from external customers attributed to an individual country if, वही बात कि आपको बताना है आपके अपने मुल्क में कितना कमा रहे हो, पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट से कितना कमा रहे हो, ठीक है। और अगर हमने कहा अगर किसी एक कंट्री से बहुत ज़्यादा कमा रहे हो तो उसके बारे में बताओ। आपने कहा यूरोप से तो इतना कमा रहे हैं, लेकिन यूरोप में UK से बहुत कमा रहे हैं। फिर कह रहा है अगली चीज, नॉन करंट एसेट लोकेटेड इन द कंट्रीज ऑफ डोमिसाइल, पाकिस्तान में कितने हैं और बाहर कितने हैं। इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी इसके ऊपर, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर्स इंक्लूडिंग डिटेल्स इफ एनी कस्टमर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 10% ऑफ दी। बोला एक कस्टमर को अगर 10% से ज़्यादा सेल कर ले हो भैया उसको भी अलग से बताओ, उसके बारे में एक लाइन जाओ कि बशीर को इतने की पैसे सेल कर रहे हैं, बशीर गया तो 10% रेवेन्यू। फिर कह रहा है कि भैया मेजरमेंट ऑफ आइटम्स रिपोर्टेड इन, वही बात बता रहे हैं कि भैया आपने बताना है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन, अगर सेल्स हो रही है तो किस रेट पे कर रहे हो सेल्स। नेचर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स इफ नॉट अपेरेंट, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, एसेट्स लायबिलिटी, सही है ना। प्रायर पीरियड से चेंज, नेचर ऑफ एनी चेंजेस फ्रॉम पीरियड्स इन द मेजरमेंट मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस, एंड अगर आपने फीफो से लीफो पे गए हो तो वो भी बताना है, सही है। अब तो वेटेड एवरेज अलग से सिंगल नोट, सही है ना। अब आ जाए गौहर लिमिटेड, ये बताता हूँ। गौहर लिमिटेड में आ गए। गौहर लिमिटेड क्या है हमारे पास, एक लिस्टेड
कंपनी है। ये सवाल हम कर चुके हैं केमिकल सोडा ऐश, है ना। ये उसका ये इसका वो है। फिर आगे आते हैं शहजाद इंडस्ट्रीज। कौन सी है ये? शहजाद इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल 5 पढ़ते हैं, आ जाए। शहजाद हैज रिसेंटली acquired 4 subsidiaries. These subsidiaries manufacture products which are of different lines from those of parent company manufactures plastic. जो parent है वो प्लास्टिक बनाती है और subsidiaries ये बनाती हैं, टेक्सटाइल बनाती है, कार बनाती है, फैशन गारमेंट्स और फर्नीचर। Directors have purchased these subsidiaries in order to diversify their product base but do not have any knowledge of the information required in FS regarding these subsidiaries other than the statutory requirements. Requirement A, B, C और पहले कह रहा है एक्सप्लेन क्या है, वही यूजफुलनेस पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है? सही है। अब वही बात के स्टेप 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट। थर्ड, बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट सेटिंग आउट प्रॉब्लम्स विद द स्टैंडर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है IFRS में क्या मसाइल है। पहला वाला यूजफुलनेस है, सही है कि ये किस तरीके से हेल्प करता है एंटिटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करता है, अवेयरनेस करता है कौन सा बिजनेस सेगमेंट है। दूसरा वाला वही कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, रिपोर्टेबल बनाना है। पार्ट C, IFRS 8 में भंड क्या है? तुम्हारे हिसाब से क्या भंड है, क्या गलतियां हैं भैया? नहीं श्योर, परफॉर्मेंस से तो मतलब है ना सर। एक तो लंबी कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आला आ सकता है। देखें, कह रहा है IFRS 8 lays down very broad and inclusive criteria for reportable। सही है। Unlike earlier attempts to define segments in more quantitative terms, segments are defined largely in terms of the breakdown and analysis used by management। बोला यार इसने तो रेवेन्यू का क्राइटेरिया बना करके दे दिया है, बोला इससे पहले मैनेजमेंट को जो अच्छा लगता था उसको बता दो भाई। कह रहा है दिस इज पोटेंशियली अ वेरी पावरफुल मेथड टू इंश्योरिंग दैट प्रिपेयर्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। देयर विल स्टिल बी प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग विच सेगमेंट्स टू, इफ ओनली बिकॉज मैनेजमेंट मे स्टिल अटेम्प्ट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ commercially sensitive information that they produce। बोले यार अगर मैनेजमेंट हर इंफॉर्मेशन बताना, इसको कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। मैं अपना ट्रेड सीक्रेट क्यों बताऊँ? एक काम जो मार्केट कर रही है 50,000 में, मैं क्यों खुल के बता दूं कि मैं वो 30,000 में कर रहा हूँ? समझ रहे हो? बोला मार्केट की इस चीज़ की भैया, एक मैंने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें मार्केट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है 40%, मेरी है 25%। अब अगर मैंने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन अलग से दी तो मेरा कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगा, कह रहे ये 25% में कैसे बना रहा है। सही है। एंग्रो है, यूनिलीवर को पता चल गया कि यार हम जब एंग्रो में थे, यूनिलीवर में थे, तो हमें जो स्टीम जो नहीं भाप होती है वो 1 टन 2800 की पड़ रही है, एंग्रो को पड़ रही है 2200 की। हमें पता चल गया ना यार। कैसे पता चला? क्योंकि एंग्रो में थे, जान पहचान वाले एम्प्लॉइज़ ये वो। बोला यार अगर ये 2200 की पड़ रही है तो हमने पीछे से उसको सप्लायर को पकड़ लिया। अब देखा जाए तो एंग्रो के लिए नुकसानदेह चीज़ है। क्यों? कॉम्पिटिटर को पता चल गया कि भाई मुझे चीज़ सस्ती पड़ रही है, अब कॉम्पिटिटर भी सस्ती लेगा, अपनी कॉस्ट कम कर सकता है तो ना, तो उसको बेनिफिट हो जाए। भाई ओमोर है, उसके मुकाबले में वॉल्स थोड़ी सी महंगी है ना, ओमोर के मुकाबले में वॉल्स थोड़ी सी महंगी है। तो बोला यार ये वॉल्स को पता चल गया सस्ती चीज़ें कैसे आती हैं, तो वो या नहीं भी उनका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, मार्केटिंग ज़्यादा उस पर जाएंगे तो आए। द ग्रोइंग यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड डेटा विद इन द बिजनेस मेक्स इट ईजियर टू जनरेट रिपोर्ट्स ऑन द एड हॉक बेसिस। It would be relatively easy to provide management with a very basic set of internal reports, analyze and leave the individual managers to prepare their own more detailed using the intro। वही बात बोला, सॉफ्टवेयर की दुनिया में मैनेजमेंट तो जब चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकती है। अब शेयर होल्डर को सब बताओगे क्या? If such analysis become routine, that they would be reportable, but that would be very difficult to check and बोला अगर हर चीज़ डाल दोगे अकाउंट्स में तो ऑडिटर घुसेगा कि भाई बताओ
अब बोला उसको भी बताओगे। देयर आर प्रॉब्लम्स इन द मेजरमेंट ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस इफ द सेगमेंट ट्रेड विद, बोला अगर इंटर सेगमेंट है तो उसके लिए आपको प्राइसिंग पॉलिसी भी देखनी है, सारे मसाइल ये लेकर के आ रहे हैं ना। फिर कह रहा है देयर इज अ लिटिल गाइडेंस ऑन द पॉलिसी फॉर डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कुड लीड टू इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्पेटेबल सेगमेंटल रिपोर्ट्स इवन विद कंपनीज इन दी, बोला ये सब मसाइल भी हैं। फिर एक सवाल आ रहा है जे लिमिटेड, सही है, कौन सा सवाल है, ये भी तुम्हारी बुक में किसी ना किसी नाम से मौजूद है, सही है, जे। इसका आंसर देख लेना, जे में तो मैं अभी बता देता हूँ कौन सा है। इसके बता रहे हैं डायमंड कर चुके हैं हम, रोशनी, कौन सा सवाल है, रोशनी लिमिटेड, यही सवाल है जो कि अब हम करेंगे, देखेंगे। ये पास्ट पेपर का सवाल है, सही है। ये कह रहा है रोशनी इज अ लिस्टेड कंपनी, बड़े कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा। रोशनी इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तुम्हारे पास हैंडआउट में गिवन है, पेज नंबर कौन सा है, 19 पे आ जाओ। ये पास पेपर का सवाल है बेटा, पेज नंबर 19 पे। रोशनी एक लिस्टेड कंपनी है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल। RL generates 30% of its revenue from exports to Mid East, out of which 60% are made to only one customer, Hakim Limited. RL has various, सर इसने कहते हैं एक कस्टमर हकीम को कितनी जा रही है, टोटल मिड ईस्ट को 30% जा रही है और 30 का 60% किसको जा रहा है, तो आपने कहा 100 का 18%। हकीम इंडिविजुअल कस्टमर हो गया इंपॉर्टेंट, उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। RL has various operating segments apart from external sales. Some of segments have make internal sales. Following amounts have been extracted from the draft FS for the साल ended 30 जून 2020। चलो मैं अमाउंट्स भी बता दिए, टोटल एसेट्स के कितने। डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इंटरनली टू द CODM of each segment. However, following disclosure on reporting segments is prepared for inclusion in notes to the FS for the साल ended 30 जून 2020। स्पिनिंग, वीविंग, अदर्स, ये इसने कहा पहला हमने डिस्क्लोजर बनाया है। एक्सटर्नल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग सेगमेंट, नेट इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एसेट। अब बोले प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस, रीड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर इज, सर 8 नंबर का सवाल है, 8 का ये ना, अब भर निकालो इसके 8। प्रॉफिट में से वो माइनस किया अदर एक्सपेंस, अदर में जो 800 का, हम 8 गलतियां सब निकालेंगे अपने पास। सर कैलकुलेशन फंड भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल फंड भी हो सकते हैं। हाँ इंटरनल नहीं है और एसेट का टोटल नहीं है, लाइबिलिटीज नहीं है। नहीं इंटरेस्ट अगर मैनेजमेंट देती है तो दिखा दें, तो चले इंटरेस्ट। और कस्टमर अलग से शो नहीं किया है, यही नहीं, अभी तो मेजर चीज़ तो तुम भूल ही रहे हो खवातीन। हाँ और रिकन्सिलिएशन भी नहीं है भैया, एलिमिनेशन वाली चीज़ें तो है ही नहीं, यही नहीं अभी और भी है। एक चीज़ तो अभी आप लोगों को पता ही नहीं है, मतलब पता है लेकिन आप लोग सिर्फ अभी सतही तौर पे देख रहे हैं। ज़रा चेक करें वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली चीज़ अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। 75% रूल जिसको ये स्पिनिंग और वीविंग को कह रहा है, मेरे रिपोर्टेबल है, क्या इनकी सेल्स 75% बन रही है? एक्सटर्नल रेवेन्यू तो दिया हुआ है ना, नहीं बन रही इनकी सेल्स, तो आपने कहा 75% रूल भी कंप्लाइड विद।
भंड पे भंड मारे इसने, 8 नंबर फ्री के। मैंने क्या कहा था, इसने डिस्क्लोजर बनाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो सवाल क्या होता, बहुत लंबा हो जाता है ना। आपने कहा यार डिस्क्लोजर बनवा रहा है ये वो, 8 नंबर के लिए वो सवाल आपने कहा 20 मिनट ले जाता, टीचर शोर मचाते। तो आई के अपने बोला नहीं डिस्क्लोजर, ये सवाल इसने पूछा था ऑटम 20 में, है ना। तो आए सर, गलतियों की लिस्ट आपने बनाया, हो सकता है इसके अलग भी हो। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अदर सेगमेंट्स हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। रेवेन्यू फ्रॉम रिपोर्टेबल सेगमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ टोटल रेवेन्यू अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 75। इंटरेस्ट इनकम ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग आर रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस रादर देन नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। ये किसने गलत पॉइंट बोले। फिर बोला टोटल एसेट्स इन डिस्क्लोजर डज नॉट मैच विद टोटल एसेट्स रिपोर्टेड इन segment wise liabilities have since export represents 30 geographical segments should also be reported, बताना चाहिए था, ये भी हमने पढ़ा है। sales to हकीम consist of 80%, बोला डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अगर है तो वो भी बताओ, मटेरियल आइटम्स भी बताओ, इनकम टैक्स एक्सपेंस भी। अब सर 8 गलतियां थी, इसने कितने निकाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हें बताया कि भैया ज़्यादा पता हो तो बता दो, एक आध गलती भी हो तो ये सवाल भी किसका था। इसके बाद इसके किसके सर याद रखें, इसके ऊपर ना अब तक 2 बड़े सवाल आए, दोनों हम कर चुके। कौन से, डायमंड और ये। इसके बाद एक दफ़ा इसको किस में घुसाया गया है, MCQs में, सही है ना। इसके अलावा MCQs है, अगली क्लास में आप आधा घंटा इसके ऊपर देके इसको क्या कर देंगे, खत्म। तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क पे आ जाओ। अगर होती है तो अलग से बताना है बेटा। होमवर्क 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 जल्दी बेटा, होमवर्क तो जरूरी ना, हल्के सवाल हैं, हल्के सवाल हैं अभी तो, ये तो बिल्कुल शुरुआत है। MCQ जिसके जो रहते हैं अगली क्लास में, लेकिन इससे पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क के तौर पे आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, XYZ बिरादर ICAW का सवाल है, पेज नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, कर लिया है ना 9 तो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 से जो नहीं जे वाला सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर 12 में मौजूद है। 11 12 MCQs अभी छोड़ दोगे, रुको जरा, नहीं बेटा, प्रैक्टिस आपको तो करनी है ना घर पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ रहा है 14 पेज नंबर 18 पे, इन्होंने भंड मार दिया बुक मचा। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 18 पे, बस ये आप लोगों ने होमवर्क करना है। अगली क्लास में इसके ऊपर देंगे आधा घंटा और इसके MCQs को डिटेल में देखेंगे और आ जाएंगे नए टॉपिक पे। यहां तक हम क्लियर हैं। नया टॉपिक पढ़ेंगे IS 41। 9 पहले कर चुके आपने, 8 9 11 12 14। चले सर क्विकली, नमाज का भी टाइम हो रहा है। आज के हम आएंगे स्टोरी टाइम पे, और आज के स्टोरी टाइम पे हम बात करेंगे हलाल की बरकत। हलाल की बरकत। देखें सर, जिंदगी में ना एक चीज़ होती है बरकत, वो बहुत ज़रूरी है, और एक होती है कसरत। देखें सर, कसरत के साथ बरकत हो तो क्या ही बात है ना सर। देखें बरकत ये होती है, और बरकत मैं आपको बताता हूँ। आई नो सम पीपल इन माई लाइफ जो 10 लाख कमाते और उनको वो भी पूरे नहीं होते। एंड आई नो सम पीपल इन माई लाइफ जो 35,000 में 30,000 में अभी भी इस ज़माने में भी घर चला रहे हैं, और उसमें भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं। सही है। बरकत की एग्जाम्पलें देता हूँ। एक मस्जिद के इमाम से किसी ने पूछा, बोला यार अब आपको बताइए हमारे मुल्क में अलमिया है, मसाजिद के जो इमाम होते हैं इन बेचारों की यार क्या तनख्वाहें होती। आज भी 15,000 है, 20,000 है। ये बेचारे फिर कुरान पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, 8,000 है, 10,000 है। ये जो आपके गली मोहल्ले में स्कूल है, कभी आपने पढ़ाया हो यार, इनकी क्या बेचारों का पता है। 10-12 में आज भी बेचारे 15,000 में 12,000 में टीचर सुबह से लेकर बेचारे
वो दोपहर तक पढ़ा रही होती हैं। तो सर ये बेसिकली जो है ना, मतलब ऑनेस्टली आप बताएं 30-35 हज़ार रुपये में यार कैसे? एक मस्जिद के इमाम से पूछा, बोला आपका गुजारा कैसे होता है 35 हज़ार में, 30 हज़ार में आप सब कुछ? उन्होंने कहा अल्लाह करवा देता है। बड़े फिर थोड़ा और गहराई में गया, बोला कैसे होता है? बोला यार अल्लाह करवाता है। बोला कैसे? बोला यार अल्लाह ने बरकत ऐसी डाली हुई है चीज़ों में। बोला यार मेरे घर में जो चीज़ होती है ना वो ख़राब नहीं होती। बोला ये पानी की मोटर देख रहे हो? बोला ये 30 साल से चल रही है, एक दफ़ा ख़राब नहीं हुई है। ये क्या है? बरकत है। साइकिल बाइक चलाए जा रहे हो, साल में एक आध दफ़ा पंक्चर हो गया, ये क्या है? बरकत है। सही है। अल्लाह ने ज़िंदगी में क्या डाल दी, उसमें उनकी इनकम में क्या डाल दी? एक्स्ट्रा खर्चे। घर में कोई बीमार नहीं हो रहा। ये सर ये सब बरकत की तो अलामात हैं कि भाई मतलब रब को पता है कि यार ये बंदा इतना वो कर रहा है, तो उसके लिए क्या कर दिया? एक एक्स्ट्रा खर्चे उसके वो कर दिए बरकत। उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए काबिल बन रहे हैं। उसके बच्चों के लिए अल्लाह ने चीज़ें इतनी आसान की हुई हैं कि उसको मसला। सर ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं किसकी? बरकत की। इसी तरीके से किसी के वक्त में बहुत बरकत होती है। मेरा एक दोस्त है, कल उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तू जॉब भी करता है, तो रोज़ रात को दोस्तों में भी बैठता है, 2-3 तेरी गैदरिंग है, फिर तू कम्युनिटी मतलब जो कम्युनिटी की भी काम कर रहा है, फिर तू ये भी करता है, तो ICAP के भी काम करता है। मैंने कहा भाई तू शादीशुदा भी है। मैंने कहा यार तू कैसे मैनेज करता है? बोलता है बस यार अल्लाह ने बरकत दी हुई है। तो उसके टाइम में क्या है? टाइम उसका क्या हो रहा है? वेस्ट। तो सर याद रखें ये बरकत जो होती है ना, वो बरकत का आप एफ़र्ट्स कम करें, रिज़ल्ट आउटपुट आपको क्या मिले? ज़्यादा मिले। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो माशाल्लाह आप समझे दीन के कामों में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ हैं, वो जो पढ़ के जाते हैं वो पेपर में मौजूद होता है। सही है। ये सब चीज़ें किसकी एग्जाम्पल हैं? बरकत की हैं। ऐसे लोग देखें। एक आखिरी एग्जाम्पल होगा, एक तो अपने जीरा जादू अपनी ज़िंदगी में देखा है। एक मेरे पुराने एरिया में साइकिल मार्केट गाड़ी खाता में एक अंकल होते थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। यार उनकी ना किराने की दुकान, मतलब एक जनरल स्टोर नहीं था, वही राशन की खाली दुकान थी। अच्छा बट वो है ना ज़ोहर के बाद से काम नहीं करते थे, ज़ोहर के बाद से दीन का काम करते थे, तबलीग का काम और ये सब ना। उनके बच्चे सारे आलिम बन रहे हैं। उनकी अल्लाह ने रोज़ी में ऐसी बरकत डाली हुई थी कि जो लोग पूरा पूरा दिन दुकान खोलते थे ना, वो 4 घंटे में कमा लेते थे 9 से 1। कैसे? उनके पास 4-5 बड़े बड़े होटल्स के एग्रीमेंट था। हालांकि उनकी दुकान मेन रोड पे भी नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी गली के अंदर थी, लेकिन अल्लाह ने बरकत डाली कि 4-5 होटल वाले। अब होटल की तो पता है कंजम्पशन कितनी होती है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो उनसे माल लेने आते थे, पूरा माल वो उनको देते थे। 1 बजे उनकी दुकान क्या हो जाती थी, और माशाल्लाह उनके 11 बच्चे थे, और वो 11 बच्चे माशाल्लाह पले, सारी चीज़ें अब माशाल्लाह बच्चे काबिल हैं। सही है। और एक 4 घंटे की दुकान। इसको कहते हैं ज़िंदगी में माल में बरकत। अल्लाह हम सब की ज़िंदगियों में मालों में बरकत अता फरमाए, आमीन। हम मिलेंगे इंशाल्लाह वेडनेसडे। कल कोई क्लास नहीं है, अगले हफ्ते से सैटरडे को क्लास होगी, अगले हफ्ते से काजी दी ग्रेड की एंट्री हो जाएगी इंशाल्लाह।